बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 3 मार्च और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की सबसे पहली खबर नहीं बल्कि स्कैंडल, और वो भी SIFC का। जी हाँ, SIFC का मशहूर ज़माना नाम तो आपने सुना ही है। SIFC वो फोरम है जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री उन्होंने खुद से बनाया था। और ये जो फोरम था ये इस काम के लिए बनाया गया था कि पाकिस्तान के अंदर भारी और बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है। जब उन्होंने ये पूरी रजीम जो है इसको नाफिज किया पाकिस्तान में, एक किस्म का अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लगाया उन्होंने, और इमरान खान के ऊपर जो केसेस पहले भी बहुत सारे बने थे उसमें दर्जनों और बल्कि सैकड़ों केसेस का इजाफा किया। पूरे मुल्क के अंदर हर इदारे के ऊपर अपना गलबा हासिल किया, वो अदलिया हो, वो पार्लियामेंट हो, मतलब कुछ नहीं छोड़ा। इंसानी हकूक़ की तबाहियाँ की। एन उस वक्त उन्होंने तमाम डिक्टेटर्स की तरह एक ख्वाब पाकिस्तानियों को दिखाया। कोई भी डिक्टेटर, स्पेशली जो पाकिस्तान के अंदर रहे या दुनिया में कहीं भी रहे, वो अपना जो इक़्तिदार होता है उसको दवाम बख्शने के लिए, उसको प्रलॉन्ग करने के लिए हमेशा इक़्तिसादी जो फ़ायदे होते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो होते हैं, मुल्क के अंदर दूध और शहद की नहरें बहाने के जो झूठे वादे होते हैं वो हमेशा वो अवाम के सामने रखते हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी वही पुरानी टेक्स्ट बुक के ऊपर ही अमल किया और पाकिस्तानियों को ये बताया कि अगर आप ये सारा जुल्म सितम बर्दाश्त कर लेंगे, ये जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं इस पर आप खामोश रहें, ये जो मीडिया को हमने गैग कर दिया है, मीडिया को बोलने नहीं देते, बोलने देते हैं तो अपनी मर्ज़ी का बोलने देते हैं, इस पर खामोश रहें। ये जो ख़वातीन को जेलों में डाला है, ये जो किसानों के ऊपर जुल्म है, ये जो हमने चोरों को लाकर आपके ऊपर मुसल्लत किया, अब सब कुछ बर्दाश्त करें और बदले में हम आपकी गुर्बत ख़त्म करेंगे। बदले में पाकिस्तान के अंदर माशी इनकलाब आएगा, बदले में पाकिस्तान के अंदर दौलत की रेल पेल होगी। और पाकिस्तान को, एशियन टाइगर का नाम उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कहने का मकसद ऐसे ही था कि $100 अरब की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और पाकिस्तान के अंदर सब रेल पेल हो जाएगी। उन्होंने सिर्फ एक ख्याली किस्म का आपके सामने प्रोजेक्ट नहीं रखा, बल्कि अगर आप देखें तो उस प्रोजेक्ट की उन्होंने ऐसी दागबेल डाली कि अगर आपको माजी के डिक्टेटर्स के बारे में या माजी के हुक्मरानों के बारे में आपको अदराक ना हो तो ख़ासे उन्होंने हकीकत के रंग भी इसमें भरे। मतलब कि उन्होंने पूरे का पूरा एक पैराफर्नीलिया जो है वो जनरेट किया, एक फोरम बनाया SIFC, उसके अंदर पूरा मैकेनिज़्म और उसका एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर सिविल साइड से भी लोगों को डाला, मिलिट्री साइड से भी बहुत अहम लोगों को डाला, और उसकी लीडरशिप उन्होंने खुद अपने हाथों में ली। यहीं वो नहीं रुके, बल्कि उन्होंने इसका पूरा एक सेक्रेटेरिएट बनाया। दूसरे लफ्ज़ों में इसे वजारत ख़ारजा या वजारत दिफा इसी लेवल की एक वजारत के तौर पर या एक डिपार्टमेंट के तौर पर गवर्नमेंट के अंदर वो इस्टेब्लिश करके दिखाया। मतलब कि उसका एक पूरा सेक्रेटेरिएट, उसका अपना सेक्रेटरी, उसके तमाम ब्यूरोक्रेट्स उसके अंदर, और कहा गया कि इसके अंदर टॉप के ब्यूरोक्रेट्स को लाया जाना है। और फिर इन्वेस्टमेंट के भी खतोखाल बताया कि $100 अरब पाकिस्तान के अंदर आएगा और उसमें $25 अरब सऊदी अरेबिया से, 25 कतर से, 25 कुवैत से और $25 जो है वो UAE से आएंगे। ये एक तरफ रखा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि इसके अंडर जो है वो ग्रीन इनिशिएटिव भी होगा, काश्तकारी भी की जाएगी, और उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट से गालिबन 4.5 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो ले ली गई। अब उसमें वो जो ज़मीन ली गई वो थी तो कागजात में पंजाब गवर्नमेंट के पास, लेकिन ऑन ग्राउंड बहुत सारे गरीब मज़ारे उस ज़मीन को, रेतली या बंजर ज़मीन को ज़रखेज़ ज़मीन में साल की मेहनत के बाद कन्वर्ट कर चुके थे और वहाँ अपनी खेती बाड़ी करते थे। अब जब कागज़ों में वो ज़मीन SIFC मतलब कि मिलिट्री के इदारे के नाम हो गई, या आगे वो जिन फार्म्स को उन्होंने लीज़ पर दी उनके नाम हो गई कागज़ों में, तो उसके बाद वहाँ पर जो मज़ारे थे उनसे ज़बरदस्ती वो ज़मीन छुड़वाने की कोशिश शुरू हो गई। तो ये सब कुछ तो एक साइड पे ही हम सब कुछ आपके सामने रिपोर्ट करते रहें। तो फिर आप कहेंगे कि ये कौन सा स्कैंडल है जिसकी आज मैं बात करता हूँ। ये सारी तमहीद लंबी बांधना इसलिए ज़रूरी थी कि आपको पहले बैकग्राउंड पता चल जाए कि SIFC कोई आम इदारा नहीं है। इसकी दागबेल जो है, इसका ये ब्रेन चाइल्ड, या इसे आप कहें ये पूरे का पूरा जो ऑर्केस्ट्रेट किया, पूरे का पूरी ये बज़्म, ये महफ़िल जो सजाई है, ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री उन्होंने सजाई है।
तो फिर इसमें स्कैंडल क्या निकला है? अलीना शिगरी साहबा ने भी एक ट्वीट किया है। हमने अपने ज़राए से भी मालूम किया है, डिफरेंट ब्यूरोक्रेट्स के साथ बात की है और उन्होंने 100% ये बात कंफर्म की है। अब SIFC के अंदर इन्होंने शुरू में तो ये कहा कि हमने बहुत मेरिट ओरिएंटेड जो इसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स लेके आने हैं। उसके बाद नून लीग ने अपनी मर्जी के इसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स लगवाए। इसके अंदर मोहसिन नकवी साहब ने अपनी मर्जी के लगवाए। मिलिट्री की तरफ से खुद सिफारिशें आईं और अपनी मर्जी के ब्यूरोक्रेट्स लगाए गए, क्योंकि यहाँ पर तनख्वाहें ज़्यादा हैं, मुराद ज़्यादा हैं, क्योंकि ये किंग्स मैन है सारे के सारे, या किंग्स लेडीज़ हैं, मतलब कि जो बादशाह सलामत है, ये उनके मंजूर नज़र है, उनके दिल के सबसे करीब ये यूनिट है, डिपार्टमेंट है, जो भी आपने इसे कहना है। तो इसके अंदर जो लगे हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं, सबको पता है कि उनकी पहुंच बड़े चौधरी निज़ामुद्दीन तक है, तो उनको ना कोई छू सकता है ना सवाल पूछ सकता है। इसलिए इस इदारे के अंदर लामहदूद फंड्स दिए गए हैं, लामहदूद सहूलतें दी गई हैं। और अब स्कैंडल जो आपको बताना था सामने आया है, वो ये है कि जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ पाकिस्तान में पकड़ी जाती हैं, अलीना शिगरी साहबा का ट्वीट भी आपके सामने है। उसके अलावा मैं अपने ज़राए से भी आपको कंफर्म करके बता रहा हूँ कि अब SIFC के बहुत सारे लोग जो हैं, जो सबसे महंगी और सबसे महंगी, आप इसको ऐसे समझ लें कि जो इंपोर्ट करते हैं बहुत ही महंगी गाड़ियाँ, अगर वो नॉन कस्टम पेड हों तो उनको पकड़ लिया जाता है, उनको गवर्नमेंट की हिरासत में ले लिया जाता है। होना तो ये चाहिए कि उनकी बाद में ऑक्शन हो और ऑक्शन में वो मार्केट रेट के ऊपर बिकें, लेकिन ऑक्शन करने की बजाय उन्हें अपने अल्ले तलल्ले कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कल ही आपने एक स्कैंडल सुना कि जो वज़ीर ख़जाना है पाकिस्तान के, वो पेशावर जाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने आयशा नामी एक 20वें ग्रेड की, आयशा नाज शायद उनका नाम था या आयशा नियाज़ था, उनसे उन्होंने कहा कि मुझे कोई गाड़ी मुहैया की जाए जो नॉन कस्टम पेड हो, लेकिन उन्होंने मुहैया कर दी, लेकिन उस पर झंडा नहीं लगा हुआ था। इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हुआ और वो जो ऑफिसर थी वो रात गए, झंडा ना लगवा सकी और उनको उनकी नौकरी से हटा दिया गया, उस पोजीशन से हटा के ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये स्कैंडल तो सामने आया ही था। इसके साथ अब बड़ा स्कैंडल ये सामने आया है कि जो बड़ी बड़ी महंगी नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हुकूमत पाकिस्तान की तहवील में थीं, वो SIFC के बाबू और SIFC में बैठने वाले लोग ले उड़े हैं। उसमें बहुत बड़ी बड़ी और महंगी गाड़ियां शामिल हैं और उनसे कोई पूछने वाला इसलिए नहीं है, उनका हाथ रोकने वाला इसलिए नहीं है कि वो बड़े साहब का डिपार्टमेंट है, बड़े साहब ने उसमें इन्वेस्टमेंट लानी थी। इन्वेस्टमेंट तो उसमें धेला नहीं आई, लेकिन लूट मार जो है वो दबा के हुई है, वो भले नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की शक्ल में हो या भले ग्रीन इनिशिएटिव के ऊपर हो। नॉन कस्टम पेड के अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल गई हैं बाबुओं को, और जो ग्रीन इनिशिएटिव है उसमें जो बेचारे गरीब मज़ारे थे उनसे अब ज़मीनें छीनी जा रही हैं। तो SIFC जो हमें एक हसीन ख्वाब दिखाया गया था, असल में अब वो पाकिस्तानी अवाम के लिए एक डरावना ख्वाब बन गया और कुछ नहीं। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। नजम सेठी ने एक खबर दी है और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। उन्होंने ये कहा है, तज्जिया भी दिया और ख़बर भी दी है। उन्होंने कहा है कि इस टाइम एक टेलीफोन कॉल आती है किसी भी टीवी के मीडिया के मालिक को और वो बताते हैं कि फ़लाँ सहाफ़ी हमें पसंद नहीं है, इशारा उनका जनरल साहब और उनके साथियों की तरफ है, और उनको सरे शाम ही निकाल दिया जाता है, उस सहाफ़ी को फारिग कर दिया जाता है और आगे से कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। जब फ़ोन पर बताया जाता है कि ये सहाफ़ी हमें पसंद नहीं, इसे फारिग कर दें, तो कोई ना नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी मज़ेदार बात नजम सेठी साहब ने कही। उन्होंने कहा पूरे पाकिस्तान में एक ही शख्स ना कर सकता है और उसका नाम इमरान खान है, जिसको बार बार ऑफ़र्स की गई हैं कि बनी गाला चले जाएँ, ये कर लें, और उन्होंने इनकार किया है। तो एक ही पाकिस्तानी है जो इनकार कर रहे हैं, बाकी तो इस टाइम नजम सेठी साहब के अपने मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त कोई इनकार करने वाला रह नहीं गया। इंटरेस्टिंग उनकी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि इसके साथ साथ हमारी भी एक ऑब्जर्वेशन है। याद कीजिए, इमरान खान के नाम पर सुर्ख लकीर लगाई गई थी और ये कहा गया था कि टेलीविज़न पर पाकिस्तान का ना सिर्फ PTV बल्कि तमाम प्राइवेट चैनल्स पर भी इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी थी। मतलब कि सुर्ख लकीर फेर दी गई थी। कहा था कि इमरान खान का ना नाम लिया जाएगा, ना इमरान खान की आवाज़ सुनाई देगी, ना तस्वीर सुनाई देगी। तो जिन्होंने असल में इमरान खान की आवाज़ बंद करनी थी, पैगाम बंद करना था, अल्लाह की शान देखिए कि आज वो अपनी आवाज़ बंद करके खुद ही अपनी गुंगी फिल्में चलाते हैं। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। मैं DG ISPR साहब और आर्मी चीफ साहब की जो हालिया
इंटरेक्शंस है स्टूडेंट्स के साथ, उनके बारे में बात कर रहा हूं कि हर जगह पर आप देखें तो गूंगी फिल्में चली हैं सवाए एक इंटरेक्शन के जो आर्मी चीफ का पिछले दिनों हुआ था, जिसमें उन्होंने ख़वातीन के एहतराम पर बात की थी, हु आर यू कहा था और उसके साथ साथ हाथ और पाँव काट देने की बात कही थी। वो एक ही दफ़ा आवाज़ चली और ऐसी चली कि उसके ऊपर ऐसा कोहराम पूरे पाकिस्तान में मचा कि अभी दोबारा आर्मी चीफ बहावलपुर में थे और वहाँ से फिर उन्होंने गूंगी फिल्म चलाई। मतलब जिन्होंने इमरान खान की आवाज़ बंद करनी थी उन्हें आज अपनी फिल्में आवाज़ के बगैर चलानी पड़ रही हैं, या उनके पास अब इतना हौसला नहीं कि उनकी आवाज़ टेलीविज़न पर चल सके या वो चलवा सकें। तो ये अल्लाह के असूल हैं, अल्लाह के फ़ैसले हैं। एक प्लान हमारा होता है, एक अल्लाह का होता है। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। और वकास अहमद बहुत ही मेहनती जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तानी नौजवान हैं, ये अगली जनरेशन है जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। वकास अहमद जो हैं वो इंटरसेप्ट के लिए काम करते हैं और पहले करते थे, अब इंटरसेप्ट में उन्होंने स्टोरीज़ भी की। अब वो जो ड्रॉप साइट है उसके लिए काम कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन स्टोरीज़ अभी तक वो निकाल कर लाए हैं। बहुत बेहतरीन मुहक्किक हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं। अब वो एक नई स्टोरी लेके आए हैं। स्टोरी उनकी ये है कि ये पाकिस्तान में जो कत्लेआम हुआ, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई, ख़वातीन के साथ जो सलूक हुआ, इलेक्शन लूट लिया गया, यूरोपीय यूनियन के इलेक्शन ऑब्जर्वर्स पाकिस्तान आए, उन्होंने तमाम चीज़ों को देखा, उनके सामने आंखों के सामने मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए गए, आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का पूरा सिस्टम बंद किया गया, यूरोपीय यूनियन के मुबस्सर जो आए हुए थे इलेक्शन को ऑब्जर्व करने, उनके सामने पोलिंग स्टेशंस के अंदर लूट मार की गई। पूरे पाकिस्तान ने उनको बताया कि इलेक्शन लूटा गया। उन्होंने माना भी कि इलेक्शन के अंदर बेतरतीबियाँ हुई हैं, बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, यहाँ पर लूट मार हुई है, लेकिन उन्होंने जो उनकी रिपोर्ट थी वो पब्लिक नहीं की। रिपोर्ट जाते जाते गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे गए और कहा कि उनका दिल करेगा तो वो पब्लिक कर देंगे। लोग सब हैरान हुए कि अगर गवर्नमेंट ने पब्लिक करनी थी तो फिर आपको आने की ज़रूरत क्या थी, फिर आप आए क्यों थे। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि पाकिस्तान के अंदर ज़रा सा कुछ हो जाए तो यूरोपीय यूनियन हमेशा ह्यूमन राइट्स के लिए बोलती है, लेकिन अब यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट हो या बड़े बड़े जो यूरोप के मुल्क हैं उनमें से किसी ने भी जो पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई, अदालती निज़ाम के ऊपर जो कब्ज़ा हुआ, जर्नलिस्टों की किलिंग हुई, पाकिस्तान के अंदर पूरे मीडिया के ऊपर कब्ज़ा कर लिया गया, पार्लियामेंट पर कब्ज़ा कर लिया गया, इलेक्शन लूट लिया गया, ख़वातीन के साथ जुल्म हुआ, लेकिन यूरोपीय यूनियन खामोश रहा। तो सब सोच रहे थे कि ऐसा क्यों है। अब उसकी वजह जो है वो तलाश की है और आपके सामने रखी है वकास अहमद साहब ने। वकास साहब कहते हैं, जो मैंने दोबारा बताया आपको कि ड्रॉप साइट के लिए लिखते हैं आजकल और उम्दा लिखते हैं, उन्होंने अपना एक ट्वीट भी किया है और स्टोरीज़ भी हैं उनकी इस पर। उन्होंने कहा कि उन्होंने कंफर्म किया है कि जो पाकिस्तान हथियार बेच रहा था वाया अमेरिका यूक्रेन को, पहली जो खेप थी वो पाकिस्तान ने अमेरिका को बेचे थे, लेकिन डिलीवर वाया यूके किए गए थे। लेकिन उसके बाद ख़तरा ये पैदा हो गया कि ये क्योंकि पुराने स्टाइल के मार्टर बम और गोले और उस तरह की चीज़ें थी कि ये कहीं ट्रांसपोर्ट करते हुए रास्ते में ना फट जाएं, तो फिर उसके लिए कहा गया कि शॉर्टेस्ट, दूसरे लफ्ज़ों में कहा गया कि साढ़े मुल्क से ना ले आके पाड़ो, मतलब कि किसी ऐसे मुल्क में फटें जिसकी हमें ज़रा केयर कम हो, यूके में तो ना फटे। तो फिर ये फैसला किया गया कि उनको चेक रिपब्लिक के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र करना है यूक्रेन में। अब वकास अहमद ये क्लेम कर रहे हैं, ये उनकी स्टोरी है, उन्हीं को इसका कंट्रीब्यूशन भी उन्हीं का है और उन्हीं को इसका जो है वो अप्रिसिएशन भी उन्हीं की होनी चाहिए, उन्हीं के साथ ये स्टोरी मंसूब भी होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि अब वो ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो चेक रिपब्लिक के थ्रू असला जा रहा है यूक्रेन को, ये पाकिस्तान का बना हुआ असला है, ये पाकिस्तान की बना हुआ गोला बारूद है जो वहाँ से जा रहा है। शुरू में यूके के थ्रू गया, बाद में कहा गया कि आप डायरेक्ट चेक रिपब्लिक के थ्रू भेजें, क्योंकि एक तो वो नज़दीक पड़ेगा यूक्रेन को और एक ये क्योंकि हैंडलिंग कई जगहों पर नहीं करनी पड़ेगी गोला बारूद का, तो इनके फटने का चांस जो है वो कम होगा। अब ये जो स्टोरी है, वकास साहब ने साथ ये भी लिखा कि अब उन्हें समझ आती है कि यूरोपीय यूनियन क्यों खामोश रहा है। यूरोपीय यूनियन जो है वो इसके अंदर पार्टनर है वन वे और अनदर, क्योंकि वो यहाँ से असला हासिल कर रहे थे यूक्रेन के लिए। अब आप कहेंगे असला तो यूक्रेन को मिला, तो इसमें यूरोपीय यूनियन का लेना देना कहाँ से आ गया। अब
آپ صدر ٹرمپ نے جو کچھ کیا یا جے ڈی وینس صاحب نے جو کچھ کیا اس کو آپ لائک کریں ڈس لائک کریں، صدر ٹرمپ کی سرزنش کریں یا زیلنسکی صاحب کی سرزنش کریں، وہ ایک کمپلیٹلی الگ بحث ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے۔ دونوں سائڈز کی باتوں کے اندر وزن ہے۔ اگر آپ پورے 50 منٹ کی بات چیت دیکھیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ صدر زیلنسکی جو ہے وہ پوری پلاننگ کر کے آئے تھے، انہوں نے بار بار ٹرمپ پر حملہ کیا تھا، لیکن 40 سے 50 منٹ کے درمیان کی کنورسیشن دیکھیں تو اس میں ٹرمپ زیادتی کرتے ہوئے لگتے ہیں، بندے کو لگتا ہے کہ وہ ریسٹرین کا مظاہرہ کر سکتے تھے۔ لیکن اپارٹ فرام دس ڈسکشن یہ تو ہسٹری ڈیسائیڈ کر لے گی کس کی اس میں زیادتی تھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف ٹرمپ کے ساتھ یہ مڈبھیڑ ہوتی ہے ان کی، اور وہ اگلے دن یورپ اترتے ہیں اور پورا یورپ اکٹھا ہو جاتا ہے، اور کہہ تو یورپ یہی رہا ہے کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں یوکرین کو، اور ظاہر ہے سپورٹ ان کا کرنا اس لیے بھی بنتا ہے کہ روس جو ہے وہ ایک قسم کا یورپ کی شارک پر پہنچ گیا ہے۔ اگر یوکرین کو وہ فتح کر کے آگے نکل آتا ہے تو پھر آگے کسی اور کی باری، پھر آگے کسی اور کی باری، تو بات تو بنتی ہے، بات سمجھ آتی ہے، یورپ کی سینسٹیوٹی سمجھ آتی ہے۔ لیکن اس سینسٹیوٹی میں 72 گھنٹے گزر سکتے تھے، 100 گھنٹے گزر سکتے تھے، لیکن ود ان 24 آورس ٹرمپ کے ساتھ جو انکاؤنٹر ہوا اس کے 24 آورس کے اندر پورا یورپ اکٹھا ہوا بشمول کینیڈا، اور اس کے اندر انہوں نے ایک واضح طور پر یوکرین کے ساتھ کھڑے ہونے کی سٹیٹمنٹ دی۔ اس کو اگر فلپ کر کے پڑھیں تو دوسرے لفظوں میں انہوں نے نو کانفیڈنس اور ایک پاور شو کیا صدر ٹرمپ کی پالیسی کے خلاف۔ اب اگین صدر ٹرمپ کی پالیسی درست ہے، غلط ہے، وہ صحیح پالیسی اپنائے ہوئے ہیں یا غلط، یہ بھی اگلے چند دنوں میں آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی یا اس پر ڈسکشن بھی ہو جائے گی۔ لیکن میں یہاں پر بالکل ہی ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے اور باقی سب کے لیے یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کون ہے ایسا شخص یا ایسی لابی جو پیچھے ہے، جس نے 24 گھنٹے کے اندر اندر امریکہ جیسے ملک کے خلاف ایک پورا بلاک بنا کر یورپ کا کھڑا کر دیا، اور یورپ سارا، اس میں جرمنی بھی موجود تھا، یو کے میں تو وہ بات ہوئی، اور فرینچ اس میں پرائم منسٹر بھی تھے، اس میں یو کے بھی، اور تمام جو پرائم منسٹرز تھے اور ہیڈ آف اسٹیٹ سے، ہم آپ کو ان کی تصاویر بھی دکھا رہے ہیں، وہ وہاں پر بھرپور موجود تھے، اور ایک تگڑا میسج جو ہے وہ ٹرمپ کو بھیجا گیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ظاہر ہے ٹرمپ نے حرکت ہی ایسی کر دی کہ انہوں نے اس کو نکال دیا زیلنسکی کو وائٹ ہاؤس سے، تو اس کے بعد یورپ کو ڈر ہے اس جنگ کا، تو انہوں نے اکٹھے ہی ہونا تھا۔ میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ یورپ کی اس پہ سینسٹیوٹیز ہیں، لیکن اس ساری چیز کو سٹل طریقے سے بھی کیا جا سکتا تھا۔ اس ساری چیز کو اگلے چند دن میں بیک ڈور ڈپلومیسی بھی کی جا سکتی تھی، بیک ڈور میٹنگز بھی ہو سکتی تھیں، اس کا ڈسپلے نہ کیا جاتا اس طریقے سے، لیکن اس کا جان بوجھ کر پبلک ڈسپلے کیا گیا ہے۔ مطلب کہ ٹرمپ کو سیدھا سیدھا یا امریکہ کو سیدھا سیدھا للکارا گیا ہے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ اور یورپ کے ملکوں نے مل کر ٹرمپ کو جو ہے وہ نکر میں لگایا ہے۔ معاملہ کیونکہ گمبھیر ہے، اس کو اگر ابھی میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں اپنا اوپینین رکھوں گا تو شاید بہت سارے لوگ اس سے اگری نہ کریں، اس لیے کچھ چیزیں فوڈ فار تھاٹ ہوتی ہیں آپ کے سوچنے کے لیے، میرے سوچنے کے لیے، تو اس کو اسی سوچ پر چھوڑتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کون ہے جو یہ سب کچھ آرکیسٹریٹ کر رہا ہے کہ 40 منٹ تک زیلنسکی جو ہیں وہ انسٹیگیٹ کرتے رہے کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی ہنگامہ ہو، اور آخرکار ہو گیا۔ اب بہت سارے سوال پوچھتے لوگ کہ جے ڈی وینس وہاں پر کیا کر رہا تھا، اس کا کیا کام تھا؟ امریکی نائب صدر کا تو ڈسکشنز میں کام ہی نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مارکو روبیو اور جے ڈی وینس ہی زیلنسکی کے ساتھ یہ ڈیل بریک کر رہے تھے۔ جیسے ٹرمپ ڈفرنٹ لوگوں کو جاب اسائن کرتے ہیں، تو یہ والی جاب ان 2 لوگوں کو اسائن کی ہوئی تھی۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو حال ہی میں جے ڈی وینس جو تھے وہ یورپ کے ایک دورے پر بھی گئے ہوئے تھے۔ بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی میرے خیال میں اس کے پیچھے لابی ہے، آپ کو بھی سمجھ ہے میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، لیکن اس وقت نام اس لیے نہیں لے رہا کہ چیزیں واضح نہیں ہیں، آپ بھی سوچئے، ہم بھی سوچتے ہیں، اور اس چیز کو مزید آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ محسن نقوی صاحب نے فرسٹ کلاس کرکٹرز کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور ان کی پیشہ ورانہ جو ٹریننگ ہے، ان کی جو ڈائٹ ہے، ان کے جو دوسرے معاملات ہیں اس پر ڈسکشن کی ہے، اور ان کے اگلا جو کریئر پلان ہے اس کے اوپر بھی بات چیت کی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک شخص جس نے زندگی میں کبھی بیٹ نہیں پکڑا، جس کو کرکٹ کے بارے میں الف اور بے نہیں پتا، جو میری طرح بیچارہ سیدھا چل نہیں سکتا، وہ فرسٹ کلاس کرکٹرز کا کریئر پلان کر رہا ہے، اور ان کی ڈائٹ اور ان کی ٹریننگ کے اوپر ڈسکشن کر رہا ہے۔ یہ کام کوئی کرکٹر کرے یا کوئی فزیو تھراپسٹ کرے
کرے یا کوئی بھی اور شخص کرے جس کا اس سے کوئی لینا دینا ہے سارے کام کے ساتھ، لیکن کیونکہ وہ سالہ صاحب ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی خبر، کشمیری خاتون فرخندہ رحمان جو کہ برٹش بورن اینڈ ریز لگ رہی ہیں اپنی آواز سے، ان کے ماں باپ کی کوئی نہ کوئی پراپرٹی ہوگی کشمیر میں، وہ اس کو حاصل کرنے آئی ہوں گی یا اس کے اوپر قبضہ ہوا ہوگا، اسے چھڑوانے آئی ہوں گی۔ تو وہاں پر ایک چودھری صاحب ایس ایچ او ہیں، آج کل کیونکہ ہر طرف چودھریوں کا زمانہ ہے، تو جو چودھری صاحب وہاں پر ایس ایچ او تھے انہوں نے ان کو ہراس کیا۔ وہ خاتون اللہ نبی کے واسطے دیتی نہیں، لیکن ان کی ڈیمانڈ یہی تھی کہ وہ ان کی ہوس پوری کریں تو پھر اس کے بعد وہ ان کو اس پراپرٹی کا کوئی نہ کوئی قبضہ لے دیں گے۔ تو اب اس سارے معاملے کے بعد کشمیری باہر نکل آئے ہیں، ان کی جو رابطہ کمیٹی ہے اس نے ہڑتال کر دی ہے۔ پہلے تو انسپیکٹر کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس ہڑتال کے بعد جب پبلک باہر آ گئی اپنے رائٹس کے لیے تو اب اس ایس ایچ او کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا۔ یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس کو بھی فالو اپ کریں گے اور آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کو بھی ضرور رکھیں گے۔ اس کے علاوہ روسی شکاری الیکسی کیمپ نے 71,000 امریکی ڈالر دے کر تقریباً 2 کروڑ روپے پاکستانی ادا کر کے انہوں نے پاکستان کے اندر مارخور کا شکار کیا ہے۔ یہ سب سے بڑا مارخور تھا اس سیزن کا جس کا شکار کیا ہے۔ اکثر ہماری جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI، اس کو بھی مارخور کہا جاتا ہے، یا اس کا جو انسگنیا ہے وہ مارخور کا بنایا جاتا ہے، یا اس کو مارخور جو ہے وہ کال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ پھر غیر ملکی جو لوگ ہیں ان سے پیسے لے کے ہم اپنے ملک کے اندر مارخور کو کیوں مرواتے ہیں۔ یہ مجھے پتہ ہے پھر کہیں گے وہ ایکو سسٹم ہے، مارخور کو نہیں ماریں گے تو مارخور زیادہ ہو جائیں گے، خوراک کم ہوگی اس لیے ان کو مارنا پڑتا ہے۔ میں اس سے اگری نہیں کرتا۔ اللہ کی ذات نے سارا سسٹم جو ہے وہ ایک بیلنس میں بنایا ہوا ہے، لیکن بہرحال میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اس لیے اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا۔ لیکن پھر آپ چلیں کسی عربی شربی کسی اور دوست سے بات کر کے یہ کام کر لیں، کیونکہ اگر ہم امریکہ میں یا برطانیہ میں یا یورپ میں کہیں پر مظاہرہ کر دیں یا کسی سے انسانی حقوق پر بات کریں تو آپ کہتے ہیں دیکھیں یہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ ویسٹرن کنٹریز میں جا کے پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں، لیکن خود آپ ویسٹرن کنٹریز میں سے پیسے لے کے پاکستان کے اندر ان سے مارخور مروا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال آپ جو بھی کریں آپ کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم کریں تو وہ آپ کو زیادہ برا لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہاں سے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔